नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रहित, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। आज देश से जुड़ी उन खबरों पर बात करेंगे जिनसे सीधे जुड़ा है देश का हित। आज आपको दिखाएंगे पटना में हुई मीटिंग के राजनीतिक मायने क्या है, इस बैठक का क्या असर होगा, जो दल इस बैठक में शामिल थे उनकी सियासी ताकत क्या है, विपक्षी एकता के दावों पर बीजेपी ने कैसे पोस्टर के जरिए हमला किया है, ये भी हम आपको बताएंगे और आपको ये भी समझाएंगे कि कैसे विपक्षी एकता की ये तस्वीर नई नहीं है, लेकिन इस बार इन तस्वीरों में नया क्या है ये समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का राष्ट्रहित। तो पटना में आज विपक्षी दलों की बैठक हुई। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज की बैठक से निकला क्या है। मीटिंग के बाद जब अलग अलग दलों के नेताओं ने अपनी बात रखी तो आखिर क्या कहा ये भी समझिए। दरअसल राहुल गांधी, कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, ने कहा कि हम एक साथ काम करेंगे, मिलकर काम करेंगे। बंगाल की मुख्यमंत्री टीएमसी की नेता ममता बनर्जी ने कहा कि हम सभी एकजुट हैं, एकजुटता के साथ आगे बढ़ेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका कहना था कि अलग अलग सीटों पर चर्चा होगी, राज्यों को लेकर चर्चा की जाएगी। एनसीपी के नेता शरद पवार ने कहा कि आपसी मतभेद छोड़कर आगे बढ़ेंगे ये सभी दल। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर की पीडीपी की नेता महबूबा मुफ्ती ने कहा कि गांधी के मुल्क को गोडसे का मुल्क नहीं बनने देंगे। वहीं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि तानाशाही लाने वालों का हम विरोध करेंगे। उमर अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर के एक और पूर्व मुख्यमंत्री, उनका कहना था कि हमारा मकसद ताकत हासिल करना नहीं है, बल्कि इस तानाशाही को खत्म करना है। लेफ्ट के नेताओं की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई। सीताराम येचुरी ने कहा कि ये फासीवाद हिंदुत्व राज्य बनाना चाहते हैं, जिसके लिए हमें काम करना होगा। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि जन आंदोलन करेंगे। तो अलग अलग बयानबाजी नेताओं की तरफ से सामने आई, लेकिन सबका एक सूत्र, एक मंत्री रहा कि मिलकर काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो ये बयान, ये प्रतिक्रियाएं सामने आई, लेकिन उसके अलावा समझिए कि आखिर पटना में आज विपक्षी एकता के लिए जो 15 दल यहां एक साथ आए थे, ये भी जानना जरूरी हो जाता है कि इनके साथ आने का आखिर असर क्या है, किसकी कितनी ताकत है, किसके कितने सांसद हैं, आंकड़ा किसके पास क्या है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव की तस्वीर आप देख रहे हैं। 3 लोकसभा सांसद, 3 राज्यसभा सांसद समाजवादी पार्टी के पास है। हालांकि आंकड़ा 19 में 5 था, लेकिन घटकर अब 3 हो चुका है। ममता बनर्जी की पार्टी, बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लोकसभा में 22 सांसद हैं और राज्यसभा में 12 सांसद टीएमसी के पास हैं। एमके स्टालिन, डीएमके के नेता और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, लोकसभा में स्टालिन के पास 23 सांसद, जबकि राज्यसभा में सिर्फ 10 सांसद हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी, लोकसभा में 18 सांसद जिसके पास हैं। राज्यसभा के अगर बारे में बात की जाए तो उद्धव ठाकरे के गुट के पास दरअसल अब 3 राज्यसभा सांसद बचे हैं। अरविंद केजरीवाल, लोकसभा में 1 सांसद सिर्फ है, वो भी हाल में उपचुनाव में एक प्रत्याशी आम आदमी पार्टी का जीता था। राज्यसभा में आंकड़ा 10 तक है आम आदमी पार्टी के पास। लेफ्ट की बात करते हैं, सीताराम येचुरी के पास, उनकी पार्टी के पास लोकसभा में 3 सांसद और राज्यसभा में 5 सांसद। पीडीपी के लोकसभा में 4 सांसद हैं। महबूबा मुफ्ती की पार्टी से राज्यसभा में भी 4 सांसद हैं। शरद पवार, एनसीपी, महाराष्ट्र में दमखम इस पार्टी का, लोकसभा राज्यसभा में सेम आंकड़ा है, 4 सांसद शरद पवार की पार्टी के पास हैं। फारूक अब्दुल्ला, यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसके पास लोकसभा में 3 सांसद तो हैं, लेकिन राज्यसभा में कोई भी सदस्य दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस का नहीं है। अब वापस उत्तर भारत की रीजनल पार्टीज की बात करें अगर, नीतीश कुमार की जेडीयू के पास लोकसभा में 16 फेसेस हैं, 16 सदस्य हैं, राज्यसभा में 5 सांसद जेडीयू के हैं। हेमंत सोरेन, जेएमएम और मुख्यमंत्री झारखंड के, उनकी पार्टी के पास लोकसभा में 1 सांसद, राज्यसभा में 2 सांसद हैं। तेजस्वी यादव, दरअसल आरजेडी का कोई भी सांसद नहीं है, लोकसभा में कोई भी मेंबर उसका नहीं जीता था, प्रत्याशी जीत नहीं पाया, लेकिन विधायकों के बल पर राज्यसभा में आरजेडी के पास 6 सांसद हैं, यह आंकड़ा है। तो समझिए कि आखिर किस तरह से ये पूरी कोशिश है एकजुटता का एक संदेश देने की और 24 में मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ एक मोर्चा बनाने की इसको लेकर तैयारी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि देश के सभी विपक्षी दल इस बैठक में पहुंच ही गए थे, बल्कि कई सियासी दल ऐसे भी थे जिन्होंने इस मीटिंग से उचित दूरी बनाए रखी
मायावती, केसीआर, देवेगौड़ा, जयंत चौधरी समेत कई सियासी दिग्गजों ने इस मीटिंग से दूरी बनाई। आखिर इस डिस्टेंस की वजह क्या थी? इन सियासी दलों की क्या ताकत है? ये रिपोर्ट देखिए, समझिए। बनर्जी जी यहाँ पर मौजूद ही हैं। सबसे हुई मुलाकात पर नहीं मिला साथ। मोदी से लड़ाई फिर भी बात नहीं बन पाई। पटना में विपक्ष की मीटिंग से क्यों बनाई दूरी? विपक्षी खेमे के दल फिर भी कैसी मजबूरी? देश की सियासत में पटना की तस्वीरों पर आज सबकी नजर थी। इन तस्वीरों में विपक्ष के 15 दलों के नेता एक फ्रेम में 24 में मोदी से फाइट करने के लिए थे। चर्चा विपक्षी एकता को लेकर थी, चर्चा मोदी से लड़ने को लेकर थी, लेकिन कहानी अधूरी अधूरी सी लगी, क्योंकि देश की सियासत में वो दल जो अपने अपने राज्यों में दबदबा रखते हैं, जिनका सियासी कद भी कम नहीं है, लेकिन पटना में विपक्षी नेताओं के एक साथ होने के मौके को इन पार्टियों ने नजरअंदाज कर दिया। हम सिलसिलेवार तरीके से आपको समझाएंगे कि आखिर वो कौन सी विपक्षी पार्टियां हैं जो आज की मीटिंग में नहीं आई और उसकी वजह क्या थी। कर्नाटक में अभी विधानसभा के चुनाव हुए हैं। नतीजों ने विपक्ष को बल दिया है, लेकिन कर्नाटक में एचडी कुमारस्वामी वाली जेडीएस ने आज की पटना में होने वाली बैठक से दूरी बनाए रखी। 6 जून को बेंगलुरु में पार्टी सुप्रीमो एचडी देवेगौड़ा ने बीजेपी विरोधी मोर्चा बनाने की कोशिशों पर कहा था कि क्या देश में एक भी पार्टी ऐसी है जिसका बीजेपी से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर कोई संबंध नहीं है। कर्नाटक में जेडीएस की अच्छी पकड़ मानी जाती है। माना जाता है कि कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के पीछे जेडीएस फैक्टर ने काम किया। 2018 में 37 सीटें जीतने वाली जेडीएस ने भले ही इस बार 19 सीटें जीती, लेकिन उसे 13.3% वोट मिले। एचडी देवेगौड़ा वोक्कलिंगा समुदाय से आते हैं। ये समुदाय उनका कोर वोट बैंक माना जाता है। प्रदेश में इस समुदाय के लोगों की आबादी करीब 12% है, लेकिन नीतीश कुमार जेडीएस को साथ लाने में कामयाब नहीं हो पाए। आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी की सरकार है। 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में उनके नेतृत्व में पार्टी ने 175 में से 151 सीटें जीत ली थी। उनकी पार्टी ने 84 नई सीटों पर कब्जा किया था, यानी मौजूदा समय में प्रदेश में उनकी मजबूत पकड़ है। लोकसभा में उनके 22 सांसद हैं, यानी विपक्षी दलों के साथ जगन का न आना विपक्षी दलों की एकता को बड़ा नुकसान माना जा सकता है। जगन मोहन रेड्डी की राजनीतिक ताकत की वजह से ही बीजेपी उन पर नजर गड़ाए हुए है। ओडिशा के मुख्यमंत्री और बीजू जनता दल प्रमुख नवीन पटनायक ने पिछले दिनों विपक्षी एकता में जुटे नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। हालांकि इस मुलाकात के बाद उन्होंने साफ कर दिया था कि वे लोकसभा और विधानसभा में अकेले चुनाव लड़ेंगे। पटनायक की पूरी राजनीति कांग्रेस के खिलाफ रही है। इतना ही नहीं, पटनायक ऐसे नेता माने जाते हैं जिनका पूरा फोकस ओडिशा की राजनीति पर ही रहा है। केंद्रीय मुद्दों से वो अक्सर दूरी बनाकर रखते हैं। यही वजह है कि पटना में मीटिंग से उन्होंने दूरी ही रखी। नवीन पटनायक की राजनीतिक ताकत की बात की जाए तो लोकसभा में उनके 12 सांसद हैं। क्षेत्रीय दलों में अगर तुलना की जाए तो ये संख्या काफी ज्यादा है। केंद्र और राज्य दोनों की जगहों पर पटनायक मजबूत स्थिति में है। ऐसे में उनकी पार्टी बीजेडी का विपक्ष के साथ न होना लोकसभा चुनाव में विपक्षी एकता पर बड़ा सवाल है। अब बात तेलंगाना के सीएम केसीआर की। केसीआर और कांग्रेस में राजनीतिक टकराव किसी से छिपा नहीं है। कर्नाटक में चुनाव जीतने के बाद शपथ ग्रहण समारोह के लिए कांग्रेस ने कई विपक्षी दलों को न्योता दिया था, लेकिन केसीआर को निमंत्रण नहीं भेजा गया। इसके बाद केसीआर ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा था कि हाल ही में आपने कर्नाटक चुनाव देखा है, बीजेपी सरकार हार गई और कांग्रेस सरकार जीत गई। कोई जीत गया, कोई हार गया, लेकिन क्या बदलेगा। लोकसभा में भी टीआरएस के 9 सांसद हैं, यानी टीआरएस का सपोर्ट किसी भी दल के लिए मायने रखता है। उधर यूपी बड़ा राज्य है, यहां लोकसभा की 80 सीटें हैं। 2019 में सपा के साथ मिलकर लड़ने वाली बीएसपी ने 10 सीटें जीती थी। मायावती खुद दलितों की बड़ी नेता मानी जाती है। उनके सियासी महत्व को कोई दरकिनार नहीं कर सकता।
लेकिन उन्होंने भी नीतीश कुमार की अगुवाई में पटना की इस बैठक से दूरी ही रखी। यूपी में सपा की सहयोगी आरएलडी ने भी कारण बताकर मीटिंग से किनारा कर लिया। दोनों ही पार्टियों को साथ न ला पाना घाटे का सौदा है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। 15 दलों को साथ लाकर भले ही विपक्षी एकता की चमक बिखेरने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कुछ दलों के साथ न आने से एकता वाली दाल कितनी गलेगी, इस पर बड़े सवाल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो पटना की इन तस्वीरों ने आज 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्षी एकता को लेकर एक बड़ा संदेश जरूर दिया, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब विपक्षी नेता एक मंच पर आए हों। लेकिन दरअसल दिखाते हैं आपको कि आखिर कब कब विपक्षी दलों का कुनबा एक साथ दिखा, इस तरह की कोशिश की गई। देखिए। कोशिशें हजार, क्या होगा इस बार? एकता का एक राग, आगे किस राह? 15 दल मोदी के खिलाफ आए संग, आगे क्या रंग? 24 की लड़ाई के लिए विपक्षी एकता की झांकी। अब तक 7 पर पिक्चर अभी बाकी। मिलेगा सबका मन या केवल फोटो सेशन? पटना में एक टेबल पर कतार से बैठे विपक्षी दलों के नेताओं की यह तस्वीर देखिए और समझिए कि 24 के रण के लिए कभी एक दूसरे से मुकाबला करने वाले दल कैसे एनडीए को हराने के लिए अब एक साथ आ गए हैं और एक सुर में कह रहे हैं कि अब लड़ाई साथ लड़नी है, मोदी को हराना है। अच्छी मुलाकात हुई है और एक साथ चलने की सहमति हुई है और उसके बाद अगली मीटिंग कुछ ही दिनों के बाद सब पार्टियों की एक और की जाएगी, ताकि उसमें आगे का जो कुछ भी होता है, जो एक साथ तो चुनाव लड़ने के बारे में आज एक सहमति हो ही गई है और सब तरह का सहमति हुआ है, लेकिन एक मीटिंग इसके बाद होगी और बहुत अच्छे ढंग से, और सब लोगों ने माना है कि हम लोग मिलकर के चलेंगे और देश के हित में है। अभी जो भी शासन में है वो देश के हित में काम नहीं कर रहे और सारे इतिहास को बदल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि विपक्षी एकता की तस्वीरें पहली बार हैं। अब से कुछ दिन पहले कर्नाटक में जीत के बाद जब सिद्धारमैया ने शपथ ली थी, तब भी विपक्षी दलों के नेता साथ नजर आए थे। संदेश दिया था कि सब 24 के लिए साथ रहेंगे। उससे पहले स्टालिन ने इसी साल 1 मार्च को अपने जन्मदिन पर चेन्नई में एकजुट हुए विपक्षी दल की झांकी दिखाई थी। लेकिन कहानी उतनी ही गहरी है जितनी दिखाई जा रही है, या फिर कहानी में कई पेच हैं, ये अभी कहना बहुत मुश्किल है। हालांकि अभी तो सब साथ होने का दावा कर रहे हैं। आज केवल दल यहाँ नहीं बल्कि देश के लोग, देश के नेता मिल रहे हैं। पटना का संदेश यही है आज के कार्यक्रम का कि हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे, मिलकर के, और देश को बचाने का, देश की जनता को, और देश कैसे आगे बढ़े उस दिशा में लगातार हम लोग मिलकर के काम करेंगे। यही संदेश है। मैं सभी लीडर्स का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। 2018 में भी कर्नाटक के चुनाव के बाद ऐसी ही तस्वीर सामने आई थी और तब भी मोदी के खिलाफ इन दलों ने एक साथ होने का हौसला दिखाया था। तब की तस्वीर और आज की तस्वीर में काफी अंतर है। तब मायावती, अखिलेश सब एक फ्रेम में थे, लेकिन आज फासला है। तो आज जो तस्वीर एकता की देखने को मिल रही है, क्या 24 तक यही रहेगी? ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। विपक्ष की एकता को बड़ा झटका लगा है। केरल पीसीसी अध्यक्ष के सुधाकरन गिरफ्तार कर लिए गए। केरल क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। कांग्रेस ने सख्त ऐतराज जताया है। दरअसल इस पर लेफ्ट की सरकार है। कांग्रेस और लेफ्ट की लड़ाई केरल में है विधानसभा की रण में। और ऐसे में आज एक तरफ जहां विपक्षी एकता की बैठक हुई, दूसरी तरफ कांग्रेस के केरल अध्यक्ष के सुधाकरन को गिरफ्तार कर लिया गया है। केरल पीसीसी अध्यक्ष के सुधाकरन को गिरफ्तार किया गया।
केरल क्राइम ब्रांच की तरफ से ये गिरफ्तारी की गई है, जिस पर कांग्रेस अब सख्त एतराज जाहिर कर रही है। ये ट्वीट आप देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी का। केरल पीसीसी प्रेसिडेंट के सुधाकरन को गिरफ्तार किया गया केरल क्राइम ब्रांच की तरफ से। कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये एतराज जाहिर करते हुए ट्वीट किया गया है। सीपीएम को निशाने पर लिया गया और ये कहा गया कि सीपीएम जो गलत काम कर रही है उसका हम जवाब देंगे। जुडिशियल सिस्टम से, न्यायिक व्यवस्था से हम इसका जवाब देंगे और जनता की ताकत से हम इसका जवाब देंगे। तो बिहार के पटना में विपक्षी दलों की बैठक थी। पटना की सड़कों पर कई पोस्टर्स ऐसे थे जिन्होंने आज दिन भर सुर्खियां भी बटोरी। कुछ पोस्टर्स में केजरीवाल को पीएम पद का चेहरा बनाया गया, तो कुछ पोस्टर्स तंज में लगे थे जिनमें राहुल गांधी को देवदास जैसा बताया गया। कैसी रही दिन भर की ये पोस्टर पॉलिटिक्स, ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में जितनी चर्चा विपक्ष की बैठक की नहीं हुई, उससे ज्यादा बात पोस्टर पर हुई। अंदर बैठक की तैयारियां हो रही थी, अंदर मोदी के विरोध में रणनीति बन रही थी और बाहर पटना की सड़कों पर ऐसे पोस्टर लगे थे जो विपक्षी एकता के गुब्बारे की हवा भी निकाल रहे थे। कांग्रेस की तरफ से मोहब्बत की दुकान के पोस्टर लगे थे। परिवारवाद एवं भ्रष्टाचार में डूबी पार्टियों का महासम्मेलन। तो इस तरह के पोस्टर जो हैं कहीं ना कहीं इस बात के सबूत हैं कि चाहे विपक्ष कितनी भी कोशिश कर ले मोदी विरोध की, वो अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाएगा, क्योंकि बीच बीच में उस विपक्ष की और उन तमाम लोगों की पोल खोलती हुई तस्वीरें भी पूरे पटना में चस्पा हैं और वो लोगों का ध्यान अपनी तरफ बार बार खींच रही हैं। ऐसे में एक पोस्टर और सुर्खियां बटोर रहा है। पोस्टर में राहुल गांधी को देवदास की तरह दिखाया गया है और उन्हें रियल लाइफ का देवदास करार दिया गया है। पोस्टर के बगल में ही एक ऐसा पोस्टर लगा है जिसपे किसी ने अपना नाम तो नहीं डाला है कि पोस्टर किसने लगाया है, लेकिन इसमें साफ तौर पे राहुल गांधी को रियल लाइफ का देवदास करार दिया गया है। आप देखेंगे रियल लाइफ देवदास शाहरुख खान की वो तस्वीर है जिसमें शाहरुख खान की देवदास फिल्म के डायलॉग हैं। बाबूजी ने कहा गाँव छोड़ दो, परिवार ने कहा पारो को छोड़ दो, पारो ने कहा शराब छोड़ दो, आज तुमने कहा शहर छोड़ दो, एक दिन आएगा जब सब कहेंगे दुनिया ही छोड़ दो। ठीक उसके नीचे राहुल गांधी की वो दाढ़ी वाली तस्वीर है और उसके ऊपर लिखा हुआ है रियल लाइफ देवदास। ममता दीदी ने कहा बंगाल छोड़ दो, केजरीवाल ने कहा दिल्ली और पंजाब छोड़ दो, लालू नीतीश ने कहा बिहार छोड़ दो, अखिलेश ने कहा उत्तर प्रदेश छोड़ दो, स्टालिन ने कहा तमिलनाडु छोड़ दो। वो दिन दूर नहीं जब सब मिल कहेंगे कांग्रेसी राहुल राजनीति छोड़ दो। तो ये तस्वीर है, आप देख सकते हैं किस तरीके से राहुल गांधी को देवदास करार दिया गया है। तो विपक्षी दलों की इस बैठक को लेकर केजरीवाल की पार्टी ने भी पोस्टर लगवाए। इन पोस्टर्स में अरविंद केजरीवाल को ही प्रधानमंत्री बनने की अपील कर डाली गई। महत्वाकांक्षा शब्द की सही परिभाषा जाननी हो तो आप पटना आ जाइए। विपक्षी एकता की बैठक को लेकर पटना में पटे इन पोस्टरों को देख लीजिए। बहुत हुआ जुमलों का जाल, देश मांगे केजरीवाल। मतलब साफ है, देश केजरीवाल को मांग रहा है। यही वो चाणक्य होटल है जिसमें केजरीवाल अपने तमाम साथी संगियों के साथ, भगवंत मान और तमाम अपने मंत्रियों के साथ, राघव चड्ढा और संजय सिंह के साथ ठहरे हुए हैं। लेकिन इस होटल के ठीक सामने लगे ये होर्डिंग्स इस बात के गवाह हैं कि महत्वाकांक्षा कितनी बड़ी है। मामला केजरीवाल के चिट्ठी तक ही नहीं रुका है। केजरीवाल की पार्टी ने साफ तौर पर ये मांग कर दी है कि 2024 का प्रधानमंत्री केजरीवाल को ही बनना चाहिए और केजरीवाल ही 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगे। साफ तौर पे ये तस्वीरें, ये पोस्टर इस बात के गवाह हैं कि चाहे लाख कोशिश नीतीश कुमार कर लें, लेकिन विपक्षी एकता कहीं ना कहीं यहाँ आकर धराशायी हो जा रही है। विपक्ष एकजुट होने की भले ही लाख कोशिशें कर रहा हो, वो लाख दिखाने की कोशिशें कर रहा हो, लेकिन उसकी एकता की पोल खुल चुकी है। देश जान रहा है कि ये सारी कोशिशें सिर्फ अपनी अपनी सियासी दुकानें बचाने के लिए है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। पिछले 18 महीनों से अहमदाबाद की अरीहा जर्मनी में है। माता पिता भावेश और धारा शाह ने बच्ची की कस्टडी वापस पाने के लिए दिन रात एक कर दी है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। मां बाप परेशान हैं, तो अब न्याय की मांग को लेकर प्रदर्शन भी शुरू हो गए हैं। आखिर ये मामला क्या है और अब आगे अरीहा का क्या होगा, ये रिपोर्ट देखिए।
की गुहार, जर्मन कार का बहिष्कार। आरेहा के लिए एकजुट गुजराती समुदाय। मां बाप को कस्टडी सौंपने की मांग। परवरिश का सवाल, जर्मनी में कपल पर जुल्म। जर्मनी की अदालत से भारतीय कपल दंपत्ति धारा और भावेश शाह को झटका लगा है। कोर्ट ने भारतीय दंपत्ति को उनकी 28 महीने की बेटी आरेहा शाह की कस्टडी देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने बच्ची को जर्मनी के युवा कल्याण कार्यालय को सौंपने का फैसला सुनाया है। दरअसल जर्मनी में भारतीय कपल भावेश और धारा शाह से उनकी बच्ची आरेहा को ये कहकर छीन लिया गया कि वो उसकी परवरिश सही से और वहां के नियमों के हिसाब से नहीं कर रहे। 27 माह की आरेहा सितंबर 2021 से इसी कारण वहां कस्टडी में है। अब इस फैसले का विरोध बढ़ता जा रहा है। मुंबई में गुजराती और जैन समुदायों के लोगों ने एकजुट होकर आरेहा शाह के लिए न्याय की मांग की और जर्मन कारों और प्रोडक्ट का बहिष्कार किया। नाराज लोगों ने जर्मन वाणिज्य दूतावास और आजाद मैदान के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। आइए आपको पूरा मामला समझा देते हैं। भावेश शाह पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। पत्नी धारा के साथ जर्मनी में रहती है। बेटी आरेहा शाह जब 7 माह की थी तब उससे खेलते हुए चोट लग गई। भावेश और धारा अपनी बच्ची को लेकर अस्पताल गए। अस्पताल में डॉक्टर्स ने आरोप लगा दिया कि बच्ची का यौन शोषण हुआ। बच्ची को जर्मन अधिकारियों ने कस्टडी में ले लिया। कपल का कहना है कि एक मामूली दुर्घटना में बच्ची को चोट लग गई। चोट के कारण बच्ची के प्राइवेट पार्ट से खून बहने लगा था। अधिकारियों ने भावेश और धारा की एक न सुनी। बच्ची को फॉस्टर होम भेज दिया गया। बच्ची पर वहां के प्रशासन के इसी एक्शन के बाद से ही लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। भारतीय दंपत्ति बच्ची की कस्टडी की मांग कर रही है और अब उनकी न्याय की लड़ाई सड़क पर लड़ने के लिए लोग उतर आए हैं और जर्मन कार के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।